20 साल पहले जिस मां को जिंदा दफनाया गया था, आज उसका बेटा उसी कब्र में लौट आया है। लेकिन इस बार मां उसे जाने नहीं देगी। कुछ गांव नक्शे से नहीं मिटते, वो श्राप बनकर जिंदा रहते हैं और रामपुर उन्हीं में से एक है। कहते हैं कि कुछ गुनाह इतने भारी होते हैं कि धरती उन्हें निगलने से इनकार कर देती है। वो गुनाह हवाओं में तैरते हैं, दीवारों में चिपक जाते हैं और बरसों तक किसी के लौटने का इंतजार करते हैं। रामपुर, ये गांव अब नक्शे पर नहीं बल्कि श्राप की लकीरों पर जिंदा है। यहाँ की मिट्टी प्यासी है, पर पानी की नहीं बल्कि उस ममता की जिसे 20 साल पहले यहीं जिंदा दफन कर दिया गया था। आज माधव वापस आया है। वो सोचता है कि शहर की चकाचौंध ने उसके अतीत के काले सायों को मिटा दिया होगा, पर उसे नहीं पता कि यादें मरती नहीं हैं, वो बस भूखी हो जाती हैं। माधव पगडंडी पर चल रहा है। उसके जूतों की आवाज खाली सन्नाटे में गूंज रही है। टप टप। वो अपने पुराने पुश्तैनी घर के सामने रुकता है। दरवाजा आधा टूटा हुआ है। वही गंध, वही सड़ी हुई उम्मीदें। बापू ने मरते वक्त कहा था, माधव, रामपुर कभी मत जाना। वहां की हवाएं जिंदा इंसानों को रूह बना देती हैं। पर मैं कैसे ना आता। मां की वो आखिरी चिट्ठी आज भी मेरी जेब में जल रही है। उन्होंने लिखा था, बेटा, ये लोग मुझे ले जा रहे हैं उस बरगद की ओर, मुझे बचा ले। मैं नहीं आया मां, मैं डरपोक था। मैं उस रात कोठरी में छुपकर तुम्हारी चीखें सुनता रहा और सुबह होते ही शहर भाग गया। आज 20 साल बाद मैं अपनी कायरता का हिसाब करने आया हूं। क्या तुम मुझे सुन रही हो मां? अचानक घर के अंदर से एक घुंघरू की आवाज आती है। माधव चौंक कर अंदर जाता है। धूल भरी अलमारी पर एक पुरानी तस्वीर रखी है। तस्वीर में मां मुस्कुरा रही है, पर अचानक तस्वीर से खून की एक बूंद नीचे गिरती है। ये क्या है? क्या मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ रहा है, या ये घर सच में मुझसे बात कर रहा है? माधव गांव के बीचों बीच स्थित विशाल बरगद के पेड़ की ओर बढ़ता है। वहां मुखिया जी एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठे हैं। उनकी खाल हड्डियों से लटकी हुई है और उनकी आंखों में रोशनी नहीं बल्कि काला धुआं है। आ गया? मुझे लगा था तू शहर का होकर रह जाएगा, पर रामपुर की मिट्टी जालिम है। ये अपने बेटों को वापस खींच ही लेती है, चाहे वो जिंदा हो या रूह बन चुके हो। मुखिया जी, आप अभी तक जिंदा हैं? आपकी वजह से मेरी माँ की जान गई। आपने पूरे गांव को उकसाया था। आपने उसे डायन कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकाल को रोकने के लिए आपकी बलि वाली बात नहीं मान रही थी। बलि? हमने तो गांव को बचाना चाहा था माधव। जब कुएं सूख गए और जानवर मरने लगे, तब तांत्रिक ने कहा था कि गांव की सबसे पवित्र चीज की बलि देनी होगी, और इस गांव में तेरी माँ की ममता से पवित्र कुछ नहीं था। हमने उसे जिंदा नहीं मारा था माधव, हमने उसे अमर कर दिया। उस बरगद की जड़ों में उसे दबाया ताकि उसकी ममता की नमी से गांव हरा भरा हो सके। पर देख, अकाल और बढ़ गया, क्योंकि तेरी माँ ने जाते जाते इस गांव की कोप को ही श्राप दे दिया। झूठ, सब झूठ। आपने अपनी सत्ता बचाने के लिए उसे मार दिया। आज मैं उस बरगद को उखाड़ दूंगा। मैं अपनी माँ की अस्थियां लेकर यहां से चला जाऊंगा। कोशिश कर ले बेटा, पर याद रखना, उस पेड़ की जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं, तेरी रूह में भी धसी हुई हैं। रात का समय है, बिजली कड़क रही है, पर बारिश नहीं हो रही। माधव कुल्हाड़ी लेकर बरगद के पास पहुंचता है। अचानक पेड़ की टहनियां सांपों की तरह हिलने लगती हैं। पेड़ के तने से एक चेहरा उभरता है, पार्वती का चेहरा। डर की एक सीमा होती है,
पर जब डर खत्म होता है तो पागलपन शुरू होता है। माधव के सामने उसकी मां खड़ी थी, पर वो वैसी नहीं थी जैसी उसे याद थी। वो अब प्रकृति का एक डरावना हिस्सा बन चुकी थी। माधव, मेरे लाल, देख, तूने कहा था ना कि तू बड़ा होकर मेरे लिए रेशम की साड़ी लाएगा। देख, आज मैंने ये बरगद की जटाएं ओढ़ रखी हैं। 20 साल मैंने इस अंधेरे में तेरा इंतजार किया। मिट्टी मेरे मुंह में भर गई थी, जरे मेरी आंखों में घुस गई थी, पर मैं मर नहीं सकी क्योंकि मेरी ममता अधूरी थी। माँ, मुझे सजा दो, मुझे मार डालो। मैं उस रात कोठरी से बाहर नहीं निकला। मैं तुम्हें उन भेड़ियों से बचा सकता था। मैं कायर था माँ, मैं कायर था। सजा? नहीं बेटा, माँ कभी बेटे को सजा नहीं देती। माँ तो उसे अपने पास बुलाती है। देख, यहाँ जमीन के नीचे बहुत जगह है। यहाँ न अकाल है न मुखिया का डर, बस तू और मैं, हमेशा के लिए। क्या तू अपनी माँ के पास नहीं आएगा? अचानक पेड़ से लोहे की जंजीरें गिरती है और माधव के हाथ पांव जकड़ लेती है। माधव तड़पने लगता है। अंधेरे से एक अघोरी तांत्रिक बाहर निकलता है। उसके गले में इंसानी खोपड़ियां हैं। वो हंसता है। बहुत खूब। ममता का ऐसा सैलाब मैंने पहले कभी नहीं देखा। पार्वती, तूने अपनी पूरी शक्ति इस बेकार लड़के के इंतजार में बर्बाद कर दी। तुम कौन हो? तुमने ही मेरी माँ को बलि चढ़ाया था। बलि तो सिर्फ एक बहाना था माधव। मुझे इस गांव को बचाना नहीं था। मुझे तो इस बरगद को शक्तियों का केंद्र बनाना था। एक माँ की तरफ से जो ऊर्जा निकलती है वो किसी भी मंत्र से बड़ी होती है। मैंने 20 साल तक इस पेड़ को पार्वती के आंसुओं से सींचा है, और अब जब तू यहां आ गया है तो ये चक्र पूरा होगा। जब एक बेटा अपनी मां की आंखों के सामने तड़पेगा, तब जो नफरत पैदा होगी उससे मुझे अमरता मिलेगी। नहीं माँ, इसकी बात मत सुनना। यह हमें इस्तेमाल कर रहा है। तांत्रिक, तूने सोचा था कि तू एक माँ की ममता का सौदा करेगा। तूने सोचा कि तू मेरे बेटे को ढाल बनाएगा। तू भूल गया कि माँ अगर पालना झुला सकती है तो वो गला भी घोट सकती है। अचानक माधव का शरीर धुंधला होने लगता है। तांत्रिक और मां दोनों चौंक जाते हैं। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। तांत्रिक, तुम थोड़े लेट हो गए। माँ, आप भी। माधव की आंखों से नीली रोशनी निकलने लगती है। उसका रूप बदलने लगता है। वो माधव नहीं है, वो एक भ्रम है। ये क्या हो रहा है? तू कौन है? माधव तो उसी रात मर गया था तांत्रिक। जब गांव वाले माँ को ले जा रहे थे, माधव ने डर के मारे जहर खा लिया था। उसका शरीर उसी कोठरी में 20 साल पहले राख बन गया था। मैं माधव नहीं हूं। मैं तो पार्वती की ममता का वो भ्रम हूं जिसे उसने अपनी यादों से बनाया था। क्या मेरा बेटा, मेरा माधव मर चुका है? हाँ माँ, मैं सिर्फ आपकी तड़प का एक हिस्सा था जो आपको जिंदा रखे हुए था। पर आज ये भ्रम टूटेगा। तांत्रिक ने जिस शक्ति को पाने के लिए हमें इस्तेमाल किया, वही शक्ति उसे खत्म करेगी। अचानक माधव का साया तांत्रिक के अंदर समा जाता है। तांत्रिक का शरीर फटने लगता है। बरगद का पेड़ जोर से हिलता है और तांत्रिक को अपनी जड़ों के अंदर खींच लेता है। तांत्रिक जिंदा पेड़ के अंदर दफन हो जाता है। सुबह की पहली किरण निकलती है। बरगद का पेड़ धीरे धीरे धूल बनकर उड़ने लगता है। पार्वती की रूह आजाद हो जाती है। वो देखती है कि सामने छोटा सा माधव हाथ फैलाए खड़ा है। माँ, चलो, अब सोने का समय हो गया है। रामपुर का अकाल खत्म हुआ, पर गांव अब नक्शे पर नहीं था। वहां सिर्फ एक खाली मैदान बचा था और हवा में तैरती लोरी।
ममता की जीत हुई, पर उसकी कीमत थी अस्तित्व का मिट जाना। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई तो याद रखना, कुछ राज कभी सामने नहीं आते, और जो आते हैं वो इंसान को बदल देते हैं। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।